देखिए, ये हमारा शेडेड पोल स्ट्रक्चर टाइप इंडक्शन रिले, यानी कि शेडेड पोल टाइप इंडक्शन रिले। ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू नो शेडेड पोल टाइप मोटर। अपने आपको मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इसका वीडियो लेक्चर भी दिया हूँ मैंने, शेडेड पोल टाइप। आई थिंक ऑल ऑफ यू स्टडी। देन जो भी शेडेड पोल इंडक्शन टाइप रिले है, उसमें हम लोग दो तरह का पोल बनाते हैं, एक अनशेडेड टाइप और दूसरा शेडेड टाइप। शेडेड टाइप में हम लोग एक शेडिंग रिंग बनाते हैं, एक शेडिंग कॉइल देते हैं। ये अनशेडेड पोल हुआ और ये शेडेड पोल हुआ, है ना। जिसमें एक कॉइल बंधा हुआ है वो शेडेड पोल हुआ, और जो आपका बिना कॉइल का है वो अनशेडेड पोल हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके बीच में जो एक एल्यूमिनियम डिस्क दिया हुआ है, उसके साथ दो कॉन्टेक्ट है। ये दोनों कॉन्टेक्ट इससे क्लोज होगा तो ट्यूब सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम डिस्क क्या हो गया, मूविंग एलिमेंट है, और उसको प्लेस किया गया है बिटवीन द शेडेड एंड अनशेडेड पोल बीच में। ओके, रिले के शेडेड और अनशेडेड पोल के बीच में उसको माउंट किया गया एक शाफ्ट पे। यहाँ पे जो डिस्क है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ओके, क्यों, बिकॉज ऑफ लो इनर्शिया, क्योंकि एल्यूमिनियम का लाइट वेट होता है। तो लाइट वेट होता है तो लो इनर्शिया के कारण जो है वो टॉर्क वेट रेशियो को मेंटेन करेगा, और सफिशिएंट या कम से कम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसके मूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि ज्यादा फोर्स का या ज्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो आपको रिले दिख रहा है ये जो है एक मैग्नेटिक कॉइल को कंसिस्ट कर रहा है। ओके, और वही मैग्नेटिक कॉइल जो है आपको एक्साइटिंग या ऑपरेटिंग कॉइल या रिले कॉइल उसी को कह रहे हैं, जिसमें करंट आपका फ्लो करेगा सिस्टम के द्वारा, दैट इज द एक्चुएटिंग करंट। ये जो इसमें करंट फ्लो करेगा दैट इज द एक्चुएटिंग करंट एक्चुअली। ना, जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा इसके चलते फ्लक्स आएगा, और वो फ्लक्स जो है दो पार्ट में स्प्लिट करेगा, है ना। एक आपका अनशेडेड और दूसरा शेडेड पोल की तरफ, है ना। तो यहाँ पे शेडेड पोल जो शेडिंग रिंग आपको उसमें किया हुआ है उसके चलते वहाँ पे फेज डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, और वहाँ पे फेज डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वहाँ पे, यानी कि आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो आपका शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है उससे के जैसा सेम प्रिंसिपल है। जैसे उसमें रोटेट करता है सेम यहाँ पे रोटेट करता है। यहाँ पे शेडिंग कॉइल देने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फ्लक्स यहाँ पे आ रहा है, ओके, ये फ्लक्स के बीच में अब फिर डिफरेंस आ गया, ये फ्लक्स और ये फ्लक्स के बीच में, है ना। तो उसके चलते क्या होगा, ये रोटेट करेगा। और जो भी हमने टॉर्क प्रोडक्शन के थ्योरी में दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले में, कि जो भी टीडी है, ओके, दैट इज dt टू आई स्क्वायर साइन थीटा। आई स्क्वायर क्यों, क्योंकि आई के dt भी 5 था। ओके, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो I1 ∅1, ओके, I2 ∅2, यहाँ पे टी डी तो आई स्क्वायर साइन थीटा है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, ओके, जो डिस्क पे को रोटेट कर रहा है, जो डिस्क आपका जो है पोल के बीच में प्लेस किया हुआ है वो डिस्क रोटेट करेगा, और वो जैसे ही रोटेट करेगा, ओके, तो यहाँ पे ट्रिप सर्किट कंप्लीट होगा। जैसे ट्रिप सर्किट कंप्लीट होगा वैसे ही ट्रिप कॉइल आपका एनर्जाइज होगा। जैसे ही ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगा वैसे ही सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये हुआ शेडेड पोल इंडक्शन टाइप रिले। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, उसी तरह जो है हमारा वाट आवर मीटर टाइप इंडक्शन रिले, ये देखिए हमारा वाट आवर इंडक्शन टाइप रिले। वाट आवर इंडक्शन कप टाइप रिले में जो है ये आपका जो इसमें दो सेपरेट कॉइल यूटिलाइज किया गया। ओके, दो सेपरेट कॉइल, देखो एक कॉइल यहाँ पे है जिसको प्राइमरी और रिले कॉइल कर रहे हैं, और ये दूसरा सेकेंडरी कॉइल इसके साथ आपका कनेक्टेड है ना। दो सेपरेट कॉइल है। इसमें आपको जो है दो तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक ई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट है और दूसरा यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। आपको दिख रहा है स्पष्ट वाट आवर इंडक्शन टाइप मीटर में। ओके, वाट आवर इंडक्शन टाइप रिले आप आगे भी देखेंगे रिले में आगे जाके। ओके, यहाँ पे जो ई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें दो बाइंडिंग है, जिसमें एक से एक्चुएटिंग करंट पास कर रहा है, जिसको रिले कॉइल और प्राइमरी कॉइल कर रहा है। अब इसके थ्रू अगर करंट फ्लो करेगा तो इसके चलते फ्लक्स आएगा। उस फ्लक्स के कारण जो है इस कॉइल में चूंकि सर्किट कंप्लीट है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। टेल मी,
उसमें मान लेते हैं कि इसके द्वारा जो है फ्लक्स, इसके द्वारा जो फ्लक्स आया φ1 है ना, ये φ1 यहाँ आ गया। अब इस φ1 के चलते जो है इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। आवाज जा रही है मेरी? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, होगा ना? कोई भाई एक्टिव नहीं हो आप लोग? ओके, तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ ये सर्किट कंप्लीट होने के कारण जो है इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो उसके चलते एक फ्लक्स आएगा। ओके, वो फ्लक्स को हम लोग मान लिए वो φ2 हो गया। अब ये जो φ1 आया, इस φ1 के चलते इसमें, क्योंकि φ1 को डिफ्रेंशिएट किए तब एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका फ्लक्स आएगा। तो ये φ2 और ये φ1 है तो फेज डिफरेंस आना ही आना है, नहीं तो फेज डिफरेंस होगा वहां पे। तो उन दोनों में जो ही फेज डिफरेंस होगा उसके चलते जो है ये दोनों फ्लक्स इस डिस्क पे आएगा। नहीं समझे? जैसे इसमें हमारा करंट फ्लो किया उसके चलते फ्लक्स आएगा, तो ये देखो ये एक अलग बाइंडिंग है। ओके, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, तो इसके कारण जो है इस सर्किट में आपका करंट फ्लो करेगा, उसके चलते जो है एक फ्लक्स आएगा। अब ये फ्लक्स ये देखा गया है कि ये φ2 और ये φ1 दोनों इस डिस्क से पास करेगा, पास करेगा ना, दोनों इस डिस्क से पास करेगा। अब ये दोनों में फेज डिफरेंस होगा, अगर फेज डिफरेंस है तब ये टॉर्क बिल्डअप होगा, और टॉर्क बिल्डअप होगा तो ये डिस्क रोटेट करेगा। जैसे ये डिस्क रोटेट करेगा तो ये ट्रिप सर्किट को क्या कर देगा, कंप्लीट करेगा। बस हमारा मोटो या हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जस्ट टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, जो सेम डायरेक्शन में एक्ट करे और साथ साथ जो है दोनों के बीच में जो है फेज डिफरेंस हो, है ना। और जैसे आपका ट्रिप सर्किट कंप्लीट हो गया, तो ट्रिप सर्किट कंप्लीट होने के बाद आप आगे प्रोसेस जानते हैं। जब उसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर जो है ओके का ट्रिप कॉइल आपका एनर्जाइज होगा, उसका एनर्जाइज होगा तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, फॉल्टी सेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, है ना। तो ये हमारा हो गया एक आपका, आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह जो है हमारा इंडक्शन कप टैप रिले, उसमें 4 पोल है, 4 पोल बना हुआ है, इसी तरह का है हमारा इंडक्शन कप टैप रिले। आप इसको देख सकते हैं, जस्ट वेट, इंडक्शन कप टैप रिले, ये देखिए इंडक्शन कप टैप रिले। इस इंडक्शन कप टैप रिले में जो है आपका एक स्टेशनरी आयरन कोर है, ये देखो अंदर स्टेशनरी आयरन कोर है, स्टेशनरी, ओके। उसके ऊपर जो है एक रोटेटिंग कप टैप जो है प्लेस्ड इनसाइड द रोटेटिंग कप टैप, ये इसी को कप हम लोग कर रहे हैं, ये रोटेटिंग टैप, ये स्टेशनरी है, उसके ऊपर रोटेटिंग टैप कप टैप, ओके। इसको हम लोग लाइट इनर्शिया के कारण हम लोग एक रोटेटिंग की, नहीं तो अगर पूरा हम लोग देते तो ज्यादा फोर्स लगाना। ऑफकोर्स अगर पूरा सॉलिड मटेरियल होगा तो वो पूरा ड्रम टाइप होगा, है ना, सिलिंड्रिकल टाइप, और वो अगर पूरा सॉलिड होगा तो उसको ज्यादा रोटेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किया, अंदर जो है हम लोग आयरन दे दिया, स्टेशनरी आयरन कोर, और उसके ऊपर जो है एक हॉलो सिलेंडर रोटर दिए। क्यों? ओके, क्योंकि एक तो हम लोग इनर्शिया को बढ़ाए बिना, इनर्शिया को बढ़ाना यानी कि हम लोग वेट को बढ़ाए बिना जो है हम लोग इन दोनों के बीच में एयर गैप को कम कर दिए। ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू नो कि जितना एयर गैप कम होगा उतना ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स लिंकअप होगा, नहीं। तो एयर गैप को कम किए बिना इनर्शिया बढ़ाए हुए, तो उसके लिए हमारे पास एक की अरेंजमेंट है कि अंदर जो है एक स्टेशनरी आयरन देके उसके ऊपर हम लोग एक हॉलो सिलेंडर दे दो। तो उससे हमारा दो फायदा है, इनर्शिया भी हमारा बढ़ेगा नहीं, ओके, और साथ साथ जो एयर गैप फ्लक्स भी हमारा जो है आपका एयर गैप भी हमारा कम होगा, सो दैट एयर फ्लक्स एयर गैप जितना ज्यादा एयर, जितना कम एयर गैप होगा उतना ज्यादा से ज्यादा आपका फ्लक्स लिंक होगा, है ना। तो ये आपका पूरा डायग्राम वहां पे दिख रहा है। उसमें आपको देखो इस कप के साथ जो है एक स्पिंडल, ओके, कप का स्पिंडल है, ओके, जो इसका अपना आर्म है ये इससे अटैच होगा, यानी कि आपका ट्रिप सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा और रिले या रिले कॉन्टेक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही रिले कॉन्टेक्ट क्लोज होगा वैसे एक सर्किट आपका ट्रिप सर्किट कंप्लीट होगा और सर्किट ब्रेकर सर्किट को क्या करेगा,
डिस्कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो इंडक्शन कप टाइप रोटर है, मोटर है, सॉरी इंडक्शन कप टाइप जो रिले है, ओके, यहाँ पे आपको या तो 4 पोल होगा या तो 8 पोल होगा, जिसमें 2 मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करना है। ओके, तो 2 मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो जैसे ही 2 मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, ओके, कि इसका अपना मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका अपना मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, है ना, नॉर्थ साउथ ऐसे करके है ये। ओके, तो दोनों के चलते जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर कप में, और वहां पे एक ईडी करंट फ्लो करेगा। ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू नो, कोई मैग्नेटिक मटेरियल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके चलते एक करंट फ्लो करेगा, ईडी करंट, और वो ईडी करंट रोटर कप में जो है फ्लो करेगा। और ये जैसे इसमें ईडी करंट आएगा, इसके फ्लक्स के चलते इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सपोज उस ईएमएफ इंड्यूस के चलते इसमें ईडी करंट आया, वो ईडी करंट और ये फ्लक्स दोनों मिलकर इंट्रैक्शन होगा। उसी तरह ये फ्लक्स का ईडी करंट और ये फ्लक्स दोनों मिलकर इंट्रैक्शन होगा, तब एक नेट टॉर्क आएगा, जो मैं इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले में देखे, है ना। तो उसके चलते एक नेट फोर्स होगा, एक नेट टॉर्क आएगा, रोटर कप को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा। जैसे ही रोटर कप मूव करेगा तो रोटर कप का जो ये आर्म है यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि आपका जो है उसके साथ जाके प्लेस कर जाएगा। और जैसे वो रोटर कप क्लोज करेगा रिले कॉन्टेक्ट को, वैसे ट्रिप सर्किट कंप्लीट होगा और ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हुआ, आपका सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, फॉल्टी सेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा था इंडक्शन कप टाइप रिले। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, टेल मी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हमारा स्टैटिक रिले होगा। स्टैटिक रिले जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट रिले भी कहते हैं, है ना। सॉलिड स्टेट रिले, सॉलिड स्टेट जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि स्टैटिक रिले हम लोग उस रिले को कहेंगे जिसमें किसी तरह का मूविंग एलिमेंट नहीं होगा और साथ साथ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होगा, लाइक द डायोड, ट्रांजिस्टर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्टैटिक रिले, स्टैटिक रिले के इन्वेंशन के पहले जो है हम लोग यूज करते थे इलेक्ट्रॉनिक रिले, इलेक्ट्रॉनिक रिले। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक रिले वहां पे जो यूज करते थे इलेक्ट्रॉनिक रिले में, उसमें थर्मियोनिक बल्ब यूटिलाइज करते थे। लेकिन जैसे ही थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, ओके, या कोई जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका इन्वेंशन हो गया, ओके, और तो हम लोग उसके कंपोनेंट को यहाँ पे यूटिलाइज करने लगे। और ये देखा गया कि ये जो है फॉल्ट को बहुत तेजी से क्लियर कर रहा है। जब फॉल्ट को बहुत तेजी से क्लियर कर रहा है, इन दैट केस जो है इसको हम लोग, चूंकि आप लोग जानते हैं जैसे टनल डायोड है, उसका फास्ट स्विचिंग टाइम है ना, ट्रांजिस्टर का फास्ट स्विचिंग टाइम है, मॉसफेट का फास्ट स्विचिंग टाइम है। तो चूंकि फास्ट स्विचिंग स्पीड होने के कारण जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के फास्ट स्विचिंग स्पीड होने के कारण जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि फॉल्ट को, देखा गया कि फॉल्ट को बहुत तेजी से ये क्लियर कर पाता है। गॉट इट? तो फॉल्ट को बहुत तेजी से क्लियर कर पा रहा है, यही कारण है कि यहाँ पे स्टैटिक रिले जो है इस्तेमाल होने लगा इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिले। साथ साथ जो है स्टैटिक रिले के एक्शन के कारण वहाँ पे सेंस करना, फॉल्ट का डिटर्मिनेशन करना, फॉल्टी सेक्शन का आइसोलेशन करना, ओके, सर्किट ब्रेकर के द्वारा वो बहुत तेजी से होने लगा। ओके, जब वो बहुत तेजी से होने लगा तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिक रिले को जो है वाइडली इस्तेमाल करने लगे, यानी कि पावर सप्लाई के इंटरप्ट किए बिना जो आराम से इजिली जो है वो फॉल्ट को आइसोलेट कर रहा था। तो यहाँ पे स्टैटिक रिले का क्विक फॉल्ट जो क्लियरिंग हो रहा था, तेजी से फॉल्ट क्लियरिंग हो रहा था, वही पावर सिस्टम नेटवर्क को लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करने में मदद भी कर रहा था, क्योंकि तुरंत तुरंत फॉल्ट क्लियर हो रहा था। तो यूजर को जो है विदाउट लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म या विदाउट लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, ओके, वहां पे इजिली पावर जो है सारे कंज्यूमर को, यूजर को मिल रहा है। यही कारण है कि स्टैटिक रिले को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ऑफ दियर हायर एक्यूरेसी, हायर रिलायबिलिटी, है ना। ये सारा जो है उसका हायर रिलायबिलिटी, हायर सेंसिटिविटी,
उसके साथ हम लोग इसको इस्तेमाल करने लगे ना। अगर हम लोग यहाँ पे स्टैटिक रिले के एडवांटेज को देखना चाहें कि स्टैटिक रिले का एडवांटेज क्या है ओवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ये आपके एग्जाम में भी आएगा। तो सबसे पहले स्टैटिक रिले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें लेस पावर कंज्यूम होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए जो ऑक्सिलरी डीसी सप्लाई भी इस्तेमाल हो रहा है, ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। साथ साथ स्टैटिक रिले में जो है किसी तरह का मूविंग पार्ट नहीं है, तो मूविंग पार्ट जो है सिर्फ आपको जो अवेलेबल है वो ट्रिपिंग सर्किट की अवेलेबल बस, ओके, नॉट इन कंट्रोल सर्किट। ट्रिपिंग सर्किट में, कंट्रोल सर्किट में नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी वाइब्रेशन होना है, शॉक होना है, उसके चलते वाइब्रेशन के चलते प्रॉब्लम, वो सब सारा एलिमिनेट हो गया, ओके। और सिर्फ याद रखना मूविंग पार्ट नहीं है, उसके चलते बहुत सारे एडवांटेज है। मूविंग पार्ट के एब्सेंस होने के कारण जो है लेस मेंटेनेंस होगा, ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू नो, है ना। स्टैटिक रिले में लेस मेंटेनेंस हो गया आपका, ओके, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई विंडेज लॉस नहीं, ओके, यानी कि स्टैटिक रिले का एफिशिएंसी भी ज्यादा हो गया, ऑल ऑफ यू नो, है ना। ये हम लोग ट्रांसफार्मर की तरह इसको सोच सकते हैं। अब क्योंकि अब फ्रिक्शन नहीं है, ओके, तो स्टैटिक रिले जो है ज्यादा से ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है, रिले की रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, क्या स्टैटिक रिले में मूविंग पार्ट के एब्सेंस के कारण जो है टियर एंड वियर का प्रॉब्लम जो है वो कम से कम होता है, क्योंकि जितना ज्यादा रोटेट करे उतना ज्यादा टियर एंड वियर प्रॉब्लम होगा, ओके। साथ साथ ये भी देखा गया है कि बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट जो है स्टैटिक रिले का जो साइज है वो स्मॉलर हो गया है, ओके, जितना, क्योंकि मूविंग पार्ट होता है तब उसमें साइज उसका बढ़ जाता है, तो यानी कि इसका कॉम्पैक्ट साइज हो गया है, ओके। अब यहाँ पे स्मॉल साइज के लेवल के कारण, स्मॉल साइज का उसका आईसी होता है, स्मॉल साइज उसका होता है, तो स्टैटिक रिले को बहुत कॉम्पैक्ट साइज में, बहुत छोटे साइज में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब देखेंगे हर जगह आपको सेंसर वगैरह मिलेगा, रिले वगैरह मिलेगा, बाइक में मिलेगा, सारी जगह मिलेगा। साथ साथ स्टैटिक रिले जो है लो पावर को भी इस्तेमाल करता है, यानी कि उसमें ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। साथ साथ देखा गया है कि जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका रिस्पॉन्स बहुत तेजी से होता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, उसमें फिल्टर करने की एबिलिटी है, हार्मोनिक्स को हटाने की एबिलिटी है, डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी है, डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। ऑफकोर्स जब आप ऑप एम्प इस्तेमाल करेंगे तो ऑप एम्प को हम लोग यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन या करंट और वोल्टेज को सेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। इसमें लो रीसेटिंग टाइम है, रीसेटिंग टाइम यानी कि कम से कम टाइम में ये आपका रिले ऑपरेट हो सकता है, और साथ साथ ओवरशूट को रिड्यूस किया जा सकता है। अब ओवरशूट क्या है, ओके, वो आप पढ़ेंगे वैसे कंट्रोल सिस्टम में नेक्स्ट सेमेस्टर में। ये ओवरशूट हो गया जो भी हमारा जो स्टेडी स्टेट टाइम है, ओके, कितना ज़्यादा मैक्सिमम, ये देखो ये सारा ओवरशूट, फर्स्ट ओवरशूट, सेकंड ओवरशूट, थर्ड ओवरशूट, ओके, ये अंडरशूट हो गया, ओके, तो इसको ओवरशूट करते हैं, तो हम लोग ओवरशूट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। स्टैटिक रिले में जो है लो रीसेटिंग टाइम है, यानी कि इसमें जो है ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर का रिक्लोजर होना, पुनः क्लोज हो जाना, ऑटोमेटिक रिक्लोजर, ओके, उसका भी संभावना ज़्यादा बनता है, ओके, ग्रेटर सेंसिटिविटी होता है, ओके, वेरी फास्ट आपका जो है प्रोटेक्टिव स्कीम यहाँ पे इसको बनाते हैं बाय यूजिंग द लॉजिक सर्किट, यानी कि एंड गेट, और गेट, ओके, ये सब और गेट, एंड गेट, नॉट गेट के द्वारा। तो ये सब इसका जो है स्टैटिक रिले का एडवांटेज है। आपके नोट्स में नहीं भी तो आपको, ओके, 18 एडवांटेज होगा। अगर हम लोग डिसएडवांटेज इसका बात करें स्टैटिक रिले का, तो इसका डिसएडवांटेज भी है। ऑफकोर्स जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वहाँ पे टेम्परेचर में अगर चेंज होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज होता है, ऑल ऑफ यू नो, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाएगा उसका। तो वहाँ पे स्टैटिक रिले में जो भी कंपोनेंट यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर में चेंज होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, उसका रिलायबिलिटी जो है अनप्रिडिक्टेबल है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं स्टैटिक रिले में, जैसे रेसिस्टर इस्तेमाल हो रहा है, कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है, ओके, तो ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं आपके। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, तो आप रिलायबिलिटी अनप्रिडिक्टेबल है कि कौन सा कब फेल हो जाएगा, ये कहना थोड़ा
अनप्रिडिक्ट है ना, कि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसका रिलायबिलिटी अनप्रिडिक्टेबल हो गया। अब यहाँ पे लेकिन इसके साथ साथ रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक कंपोनेंट को हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं सो डेट कि वो प्रॉपर केयर के साथ, कि उसका रेटिंग के साथ हम लोग पहले से इसको देखते हैं। कॉस्ट कम होता है ना, कॉस्ट कम होता है, वो एडवांटेज है। अब स्टैटिक रिले में चूंकि बैटरी नीड होता है या ऑक्सिलरी पावर सप्लाई चाहिए, लेकिन वो भी इजीली अवेलेबल है ना, मतलब तो ये डिसएडवांटेज नहीं है कि तुम इसको डिसएडवांटेज में रखे हुए हैं। ओके, लेस रोबस्ट होता है, लेस रोबस्ट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले या इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी रोबस्ट होता है, बट ये उतना रोबस्ट नहीं होता। ओके, स्टैटिक रिले जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, टू द वोल्टेज ट्रांजिएंट, यानी कि वोल्टेज में चेंजेज अगर आ रहा है, ओके, तो उसके चलते जो है लाइटनिंग हो सकता है स्विचिंग सर्ज के कारण, मतलब सॉरी लाइटनिंग के कारण या स्विचिंग सर्ज के चलते जो है आपका स्टैटिक रिले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज ट्रांजिएंट हुआ तो उसके चलते बहुत ज़्यादा वोल्टेज सीवियर है ना, सीवियर सर्ज वोल्टेज हो सकता है, तो उसके चलते इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को डैमेज कर सकता है। गॉट इट। तो ये सारा डिसएडवांटेज है इसका। आई थिंक स्टैटिक रिले में जो है, ये स्टैटिक रिले में ही आता है इसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, यानी कि मेरिट और डीमेरिट और स्टैटिक रिले। ओके,